नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी 2024 को है। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 जिसका एग्ज़ाम 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट, और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 जिसकी एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं हुए। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आज की जो हिंदी क्लास है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरी क्लास को देखिएगा, और आपको मैं जितने भी हिंदी के प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो और ये आने वाले समय में इन तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में है कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। मैं पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मेहनत करके लगे रहिए, क्योंकि आपको इस बार हर हाल में वर्दी लेनी है। वर्दी आपको कोई नहीं दिला सकता, वर्दी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत आपको दिला सकती है। बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपका सहयोग कर सकते हैं, जो मैं आपका पूरा सहयोग करने में लगा हुआ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? वर्ण है। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि गेहूं शब्द का तत्सम है तो गेहूं शब्द का तत्सम कौन होता है? तो गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम। ये गेहूं का तत्सम होता है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जंगम का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा जंगम का विलोम शब्द? तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर होता है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि समरूपी शब्द अपकार उपकार का सही अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो बताइएगा और स्पष्ट कीजिएगा कि समरूपी शब्द है अपकार उपकार का अर्थ क्या होता है। तो जो आगे वाला अपकार है इसका अर्थ होता है बुराई और उपकार का अर्थ होता है भलाई। तो बुराई और भलाई जिसमें वही इसका राइट आंसर होनी, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो क्या है लिंग की दृष्टि से दही? तो ये है एक पुल्लिंग शब्द। क्या? लिंग एक पुल्लिंग शब्द है। तो 5 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त एक वचन में प्रयोग नहीं है? इनमें से एक वचन प्रयोग नहीं है। तो गुड़ियाँ। क्या? गुड़ियाँ एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, और मैं देखो आप लोग कहते हो कि विस्तृत करके बता दीजिए करिएगा, तो देखो मैं आपको अगर हर एक प्रश्न का विस्तृत रूप बताऊंगा तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं सोचता हूँ आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, मैं आपको बता भी सकता हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऑन बोर्ड ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही आने वाले समय में आपको ये बोर्ड पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक प्रश्न के चारों विकल्प की परिभाषा सहित मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। तो प्रश्न संख्या 7 में किसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो हमने पत्र लिखा। क्या? हमने पत्र लिखा, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेष से है? तो अनासक्ति। क्या? अनासक्ति ये एक विशेष है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो बताइएगा इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो बालक सो रहा है। क्या? बालक सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। बाकी के सब में सकर्मक क्रिया है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं काल। तो काल होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो वहाँ कौन सा वाच्य होगा। तो वहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा जहाँ पर कर्ता को प्रकट ना करना हो। तो वहाँ पर हो जाएगा कर्म वाच्य। क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग है संसार में। तो संसार में है सम उपसर्ग। कैसा है? सम उपसर्ग है। तो 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने किस शब्द में का प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से कौन से शब्द में का प्रत्यय नहीं है तो बताइएगा। तो भावुक। क्या? भावुक में का प्रत्यय नहीं है, बाकी के सब में का प्रत्यय है। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है। तो किस में विसर्ग संधि है तो बताइए किस में है। तो आप जानते कि निरंतर ये एक विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है जिसका विच्छेद होता है निहि प्लस अंतर बराबर निरंतर, यानी 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है यथाशक्ति में। तो यथाशक्ति इसमें समास है अव्ययीभाव समास। क्या? अव्ययीभाव समास। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। तो बताइएगा विराम चिन्ह के बारे में इनमें से कौन सा है जो सही वाक्य नहीं है। तो विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है। तो अब नहीं होती है विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में। तो विराम चिन्हों की जगह तो शब्दों के बीच में होती है। ठीक है, जो शब्दों में होती है, वाक्य में होती है। तो 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। तो क्या अर्थ है बताइएगा। बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा। तो इसका जो अर्थ होता है जिस पर बीतती है वही जानता है। क्या? जिस पर बीतती है वही जानता है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है। तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था। तो क्या था कवि धूमिल का पूरा नाम। तो इनका पूरा नाम था सुदामा पांडे। क्या था? सुदामा पांडे था कवि धूमिल का नाम। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने की ध्वनि के कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं ध्वनि के। तो ध्वनि के प्रकार होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने की छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या हैं। तो ये बताइएगा क्या हैं। तो आप जानते हैं कि ये एक स्वर है। क्या है? ये एक स्वर है। तो 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की दंत वर्ग के व्यंजन हैं। तो कौन कौन से व्यंजन हैं दंत वर्ग के बताइएगा इस प्रश्न में। तो आप जानते हैं कि जो ता वर्ग होता है वो दंत वर्ग का होता है और उसके अलावा ला और सा ये दंत वर्ग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो अनुकरणात्मक है। तो इसमें खड़ खड़। क्या? खड़ खड़ ये एक अनुकरणात्मक शब्द है।
तो 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 24 से आपके सामने कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तो कौन सा हो जाएगा अखरोट का तत्सम रूप? तो अछोट। क्या अछोट हो जाएगा अखरोट का तत्सम रूप? 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो निशीथ का समानार्थी नहीं है? तो रात्रि, रजनी, निशा और ये जो तम है ये निशीथ का समानार्थी नहीं है। तो 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि उन्मूलन शब्द का विलोम है, तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा उन्मूलन का विलोम? तो उन्मूलन का विलोम होता है निमीलन। निमीलन नहीं, उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कौन सा युग्म भौरा तथा शैली को प्रदर्शित करता है? बताइए कौन सा युग्म है जो करता है? तो भौरा का होता है अली और शैली होता है आली। तो अली आली ये है ऑप्शन संख्या डी में। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 28 से आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा है जो पुल्लिंग नहीं है, यानी वो शब्द स्त्रीलिंग है? तो अच्छी बनावट, तो यही पहला ही मिल गया। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? बताइए किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है अक्षर। क्या अक्षर ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, तो ये क्या है उस शब्द बताइएगा। तो ये जो उस है ये संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है, यानी संकेत वाचक। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने की निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए, तो करिएगा इनमें निश्चय बोधक वाक्य की पहचान। तो ये हो जाएगा यात्री बस से गिर पड़ा। क्या यात्री बस से गिर पड़ा ये एक निश्चयवाचक बोधक वाक्य है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि तात्कालिक वर्तमान काल वाक्य है, तो इसमें कौन सा है तात्कालिक वर्तमान काल वाक्य? तो ये है राधा सो रही है। क्या राधा सो रही है एक तात्कालिक वाक्य है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है वाच्य का शाब्दिक अर्थ? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्या बोलने का विषय। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? बताइएगा 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कु। क्या कु ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है अच्छाई में, ये आपको बताना है। तो अच्छाई प्रत्यय है आई। क्या है आई है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि तत्कालीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो कौन सा हो जाएगा तत्कालीन शब्द का संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस लीन। क्या तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस लीन, यानी 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। मैं थोड़ा प्रश्न गलत पढ़ गया था, तल्लीन था तत्कालीन नहीं था, माफी चाहता हूँ मैं गलत पढ़ा हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने 38 की यथा रुचि में समास है, तो कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि यथा रुचि ये में जो अब यथा और यानी उपसर्ग वाले जो होते हैं और इसमें समास पूछा जाता है तो वहाँ पर होता है अव्ययीभाव समास।
तो 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग? तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। कहाँ पर होता है? वाक्य के अंत में। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है इस उपन्यास के लेखक, ये आपको बताना है। तो वैशाली की नगर वधू जो नामक उपन्यास है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।